नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं मनोविज्ञान की तीसरी क्लास। जो आपको पता है इसी क्रम के अंतर्गत आज जो तीसरी क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे मनोविज्ञान के जितने भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं उसी क्रम के अंतर्गत मनोविज्ञान के आए हुए प्रश्नों के बारे में विश्लेषण करेंगे। एक एक प्रश्न को देखिए, हम समय ने गवाते हुए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है। दोबारा पढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है, यानी कौन सा अर्थ है जो मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट रूप से कर रहा है। इन चार विकल्पों में से हम देखेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया आपको पता ही है। कब आया है ये क्वेश्चन? देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपकी ग्रेड सेकंड साइंस के एग्जाम में 2011 में, और सेकंड ग्रेड में आपके 2022 में भी आया हुआ है। अब देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। दूसरा है यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान है। तीसरा है यह केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है। यह वैयक्तिक अनुभवों का गठन करता है। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। यानी शिक्षा में मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने वाला, सबसे सही ढंग से प्रकट करने वाला कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, बताइए। देखिए जल्दी सी। अब देखिए, यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये वाली बात नहीं है, दिमाग का अध्ययन वाली बात नहीं है भाई, ये सही ढंग से स्पष्ट नहीं कर रहा। दूसरा देखिए, यह केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है। सामाजिक प्रक्रिया ये संपूर्ण प्रक्रियाओं से होता है, ये तो यह व्यक्ति के अनुभवों का गठन करता है। तो इसमें सबसे जो स्पष्ट वाली बात हो जाएगी, सबसे सही ढंग से प्रकट करने वाला, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को जब हम देखते हैं तो सबसे क्या है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है शिक्षा मनोविज्ञान। इसी क्रम में यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान, वही शिक्षा मनोविज्ञान की बात है। शैक्षिक मनोविज्ञान की यदि हम देख रहे हैं तो शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार और शिक्षण सामग्री में सुधार। देखो, सब कुछ करता है शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षण विधि भी है तो, लेकिन मुख्य इसके अंतर्गत क्या है उद्देश्य, बालक का सर्वांगीण विकास करना शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। यानी बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो ये क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है भाई, जुलाई 2016 के अंतर्गत। तो आप यानी अगर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं, तो बालक का सर्वांगीण विकास इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। क्योंकि तो इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये देखना है हमें कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति वैज्ञानिक है वह क्यों है, क्योंकि है यह एक विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चार ऑप्शन है भाई आपके सामने, और इन चार ऑप्शंस में सबसे कौन सा इसके अंतर्गत होगा भाई? देखो, यह केवल वैज्ञानिक अध्ययन है, केवल वैज्ञानिक अध्ययन ही है, तो इसमें संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, यह भी नहीं है भैया। शैक्षिक वातावरण में, यानी शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता जो शिक्षार्थी है, अधिगम करने वाला है, उसके व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यह तीसरा वाला ऑप्शन इसके अंतर्गत सर राइट हो जाएगा। तो क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि
शैक्षिक वातावरण में अध्ययनकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर समझ में आ रहा है भैया आपको? जल्दी से आप कमेंट कीजिए इसके अंतर्गत, और बिल्कुल तीसरा इसके अंतर्गत राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब भी भैया आपके पास ये ऑप्शंस आए, ये क्वेश्चंस आप जब हल कर रहे हो, तब आप सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, फिर ऑप्शंस को पढ़िए, और फिर आप निर्णय लीजिए कौन सा इसके अंतर्गत श्रेष्ठ हो सकता है, सबसे सटीक आंसर कौन सा हो सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ये पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, इसके अंतर्गत कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, ये वाली बात इसके अंतर्गत पूछी जा रही है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। पहला वाला ऑप्शन है, पूछ क्या रहा है, ये सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। तीसरा है देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। चौथा है, शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। 4 ऑप्शंस में सबसे कौन सा सही होगा भाई? क्योंकि यहां नहीं, सही नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में ये बात सही है, ये शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों का विज्ञान, ये बात भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन के सिद्धांतों को नियम स्थापित करता है, ये सही, ये नहीं सही है। यानी ये शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में तीनों बातें सही हैं, बट यहां नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, यह वाली बात इसके अंतर्गत सही नहीं है। शुद्ध विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में भी, और उसके परिमार्जन किया जाता है अध्ययन करने के पश्चात में। नेक्स्ट यदि हम 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? यानी ये जो 4 कथन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा असत्य है, यानी सत्य नहीं है। देखिए इसके अंतर्गत, हाँ बिल्कुल, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक स्थिति या परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? प्रत्येक स्थिति या परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का एक क्षेत्र होता है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि गणित तथा भौतिकी विज्ञान। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। चौथा ऑप्शन है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियां या परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। तो 5वें क्वेश्चन के अंतर्गत राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, बताइए। देखिए इससे पहले वाला प्रश्न भी था जिसमें नहीं है पूछा था, है ना, वहां पर भी एक बात आई थी, आप उससे भी इसको देख सकते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो देखिए पहले वाला जो ऑप्शन है, प्रत्येक स्थिति या परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र है, ये सत्य बात है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत यानी होता है इसके अंतर्गत सीखने का क्षेत्र। दूसरा देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि गणित तथा भौतिकी, ये असत्य बात है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि गणित अथवा भौतिकी। नेक्स्ट 6ठे क्वेश्चन में चलते हैं हम आगे। देखिए इसको, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं भाई, उनमें से एक शाखा शिक्षा मनोविज्ञान भी है, में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। यानी किससे संबंधित है बताइए इसके अंतर्गत? 6ठे वाले क्वेश्चन के अंतर्गत देखिए, केवल शिक्षा से संबंधित है, केवल शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित है, तीसरा है शिक्षा की समस्या प्रक्रिया एवं उत्पाद से है, केवल आकलन से संबंधित है। तो देखिए यहां 4 ऑप्शंस में से बताइए कौन सा होगा मुख्य रूप से संबंधित? शिक्षा से संबंध रखता है, शिक्षा की प्रक्रिया से संबंध रखता है, आकलन से संबंध रखता है। तो यहां मुख्य रूप से संबंधित की बात आ रही है, तो यहां क्या आ जाएगा? शिक्षा की समस्या प्रक्रिया एवं उत्पाद से।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर होगा शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया और उत्पाद से, यानी शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया एवं उत्पाद। सातवां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। किस क्षेत्र में मदद करता है भाई? बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में बिल्कुल मदद करता है भाई। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है। दूसरा देखिए, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बिल्कुल बाल के स्वभाव को जानना, बालक के स्वभाव को जानना, प्रकृति को जानना, उसके व्यवहार को जानने में भी शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? शिक्षक की मदद करता है। बच्चों के चरित्र निर्माण में, बिल्कुल बच्चों के चरित्र निर्माण में भी मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? चौथा, उपयुक्त सभी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की किस किस क्षेत्र में मदद कर रहा है? बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में कर रहा है, बालक का स्वभाव और व्यवहार जानने में करता है, बच्चों के चरित्र के निर्माण में करता है। तीनों ऑप्शन इसके सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट, यानी सभी के लिए। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा होगा इसके अंतर्गत? बिल्कुल, अभी इससे पहले वाले 7वें नंबर के क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, शिक्षक की कैसे मदद करता है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, उसी प्रकार से इसमें बताइए। देखिए क्या होगा, क्या क्या इसके अंतर्गत हो सकता है 8वें नंबर के क्वेश्चन में भाई, बोलिए जल्दी फटाफट। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या करता है? यानी जिस शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है, नॉलेज है उसको, तो वो क्या क्या कर सकता है? देखिए, बालकों के व्यक्ति विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। उचित शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है, यानी पठन पाठन के लिए जो विधियों का चयन करेगा, मेथड्स का चयन करेगा, वह भी कर सकता है भाई। कक्ष में अनुशासन स्थापित कर सकता है, बिल्कुल अनुशासन डिसिप्लिन रख सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी क्या तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी तीनों के तीनों। शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान के द्वारा शिक्षक की क्या करता है? बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है। ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। ये भी देखो वैसा ही क्वेश्चन है, बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, परीक्षाओं में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। हम सारे ही क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस ले रहे हैं यहाँ पे जो अब तक परीक्षाओं में आ चुके हैं। इसके बाद में हम एक एक यूनिट वाइज भी अपनी क्लासें लेंगे और टॉपिक्स को समझेंगे। पहले हम ये कुछ क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, इससे आपको एक आधार मिल जाए क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं परीक्षा में। भाई आपको ये भी ध्यान होगा, ये पुरानी परीक्षाओं के क्वेश्चन है जहां 4 ही ऑप्शंस दिए जाते थे, बट आजकल जो परीक्षाएं हो रही है उनमें 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं और 5 में से हमें किसी एक को करना होता है। 5वें नंबर का ऑप्शन होता है कि इसमें अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो भी आपको आंसर देना होगा। उसमें आता है कि भाई मेरे को जो है, तो इसमें 5वां ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन होगा, तो हम यूनिट जैसे प्लान करेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, तब उस प्रकार के प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे। अभी ये पूर्व में आए हुए प्रश्नों की बातें हैं, इसलिए 4 ही ऑप्शन है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है, किसमें सहायता करता है? देखो, स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, या उपयुक्त सभी। जल्दी से आप बताइए भाई, ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बोलो क्या होगा इसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है, यानी शिक्षक स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, उसको कैसी नॉलेज है, किस तरीके का है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है, तो छात्रों को जानने में भी ये सहायता करता है, कक्षा की समस्याओं को जानने भी सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? उपयुक्त सभी, यानी 4थे नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है, सभी के लिए करता है, स्वयं के लिए भी करता है, छात्रों के लिए जानने में करता है, कक्षा की समस्याओं को जानने भी करता है भाई। नेक्स्ट और 10वां क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए,
एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाधेयता है, यानी एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाधेयता है। उपयोगिता कैसे है, किस संदर्भ में, किस तरह से है, तो इसके अंतर्गत बताइए भाई कौन सा होगा इसके अंतर्गत। स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, दूसरा है इसमें बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, तीसरा है भाई विकल्प संख्या 1 व 2 यानी पहला और दूसरा, तीसरा है विकल्प संख्या 1 व दोनों गलत हैं। तो कौन सा इसके अंतर्गत होगा भाई, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाधेयता, बिल्कुल पहला देखिए स्वयं के ज्ञान की तैयारी, ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी मिलती है, दूसरा बालकों की आवश्यकता की जानकारी भी मिलती है। यदि कोई शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का जानकार है, शिक्षा मनोविज्ञान को जानता है, तो वह दोनों गुण उसके अंतर्गत पाए जाएंगे भाई। इसीलिए यहाँ विकल्प तीसरा हो जाएगा, विकल्प संख्या 3 पहला और 2 ये दोनों ही क्या है, सही है भाई, दोनों के दोनों क्या है, पहला ऑप्शन और दूसरा सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प संख्या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भैया। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपाधेयता जिस क्षेत्र में है वह है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपाधेयता। अब शिक्षक के लिए देखिए किस क्षेत्र के अंतर्गत उपाधेयता होगी, वह कौन सा है। अब देखो यानी शिक्षक होगा तो शिक्षार्थी, शिक्षक करेगा तो शिक्षा देगा, तो उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा की समस्याओं के समाधान में, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपाधेयता उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में भी होती है, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में भी होती है, कक्षा की समस्याओं के समाधान में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, वेरी गुड, सभी ने आंसर दिया उपयुक्त सभी। हाँ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपाधेयता इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत होती है भाई। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। किसके लिए, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्यों है महत्वपूर्ण, निम्न चार ऑप्शनों में से हमें किसी एक को देखना है भाई। यानी अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। पहला ऑप्शन क्या है, यानी उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, वह कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ता के बीच वैयक्तिक विभिन्नता का कोई विचार नहीं करता, जबकि वो विचार करता है भाई। शिक्षण व्यवहार में मानवीय विकास के नियमों का कोई स्थान नहीं है, उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई इसमें ऑप्शन में क्या होगा। यानी शिक्षण समय मानवीय विकास के नियमों कोई स्थान नहीं होता, यह बात भी देखो गलत है। उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं होता, यह भी गलत है और यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। यानी अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण ज्ञान क्यों है, ज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में क्या करना होता है, प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाँ देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। यानी निहितार्थ जो जो है उस शिक्षा मनोविज्ञान के, उसमें से हमें छांटना है, कोई विकल्प देखना है। निहितार्थ देखो पहला दिया है इन्होंने, बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की, किसको, बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूहगत्यात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। इन तीनों जो निहितार्थ दिए हैं उन तीनों निहितार्थों का यानी उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। तीन जो दिए हैं भाई, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, और चौथा ऑप्शन है भाई 1 2 3, यानी तीनों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है। तो बताइए इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन होगा भाई इसमें।
अब देखो, निहितार्थ यानी बालकों के विकास की विषय समझना होता है, बिल्कुल राइट है। बालकों की समूह गत्यात्मका को समझना भी होता है, शिक्षण के प्रभावी विधियों को समझना भी होता है। तीनों इसके अंतर्गत निहितार्थ दिए जा रहे हैं, वो तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी चौथे नंबर का आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस यानी शिक्षा मनोविज्ञान का भी बहुत सारा इसके अंतर्गत हम देखते हैं। अध्यापक की सहायता करता है वो शिक्षा मनोविज्ञान है जो। 14वां क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि यह, देखो, यानी एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि यह जो ज्ञान है सिलेबस समझने में सहायता करता है, विद्यार्थी की स्टाइल समझने में सहायता करता है, विद्यार्थियों की तुलना करने में सहायता करता है, और चौथा ऑप्शन है भाई अधिगम करता तथा उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझ का क्वेश्चन है। बताइए इसके अंतर्गत क्या होगा। 14वें में सिलेबस को समझने में सहायता करता है, विद्यार्थी की स्टाइल समझने में सहायता करता है, विद्यार्थियों की तुलना करने में सहायता करता है। तो यहां देखिए शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है अधिगम करता, यानी जो सीखने वाला है वो उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है, उसके अकॉर्डिंग यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं शारीरिक रूप से उनको सबको समझने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अधिगम करता तथा उसकी शारीरिक गुणों की जो समझने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए भाई इसको, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए, छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके वह शिक्षक, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। बिल्कुल बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा भाई, यानी छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, यानी प्रभावित करने का कोई उद्देश्य नहीं होता शिक्षक के लिए, स्वयं को समझ सके, पशुओं पे प्रयोग कर सकते, इसमें सबसे बढ़िया क्या आंसर होगा भाई, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, क्योंकि शिक्षक का मुख्य उद्देश्य शिक्षण कार्य करवाना होता है। तो शिक्षण को प्रभावी बनेगा तो अधिगम आसानी से हो जाएगा, शिक्षण प्रभावी होना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए इसलिए है कि अभिनव शिक्षण को प्रभावी बना सके। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, किस क्षेत्र में मदद करता है भाई, यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद कैसे करता है। ये पहले भी घुमा के प्रश्न आया हुआ है, पहला भी आया था ये अपने आपने देखा है, और यही प्रश्न देखो ग्रेड फर्स्ट में आया है कॉमर्स में और 2014 में। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद किस करता है, स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बच्चे के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, उपयोग के उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा इसके अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा भाई। आप देखो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, स्वयं के ज्ञान और तैयारी में भी करता है, बच्चे के चरित्र विकास में भी करता है, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में भी करता है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन सा होगा भाई, उपयुक्त सभी। यहां तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे ही, बहुत ही आसानी से इनका हम देखते हुए चलेंगे, फिर एक एक इस टॉपिक के बारे में भी हम यूनिट वाइज हम क्या करेंगे, क्लासें लेंगे और क्लासें पढ़े देखेंगे इसको। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है, नहीं, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या के अंतर्गत है भाई, यानी अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी हो रहा है। पहला ऑप्शन है बालक को अथवा विद्यार्थियों को समझना, दूसरा है विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना, विश्व के बारे में स्वयं की गलत संप्रत्तियों को सुधारना। अब देखो ये अध्यापक के लिए पूछ रहा है भाई, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ। अब अध्यापक के लिए निहितार्थ पूछ रहे हैं तो अध्यापक के लिए क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत बताइए। देखो अब वो बालक और विद्यार्थियों को समझना ये सबसे बढ़िया राइट होगा, क्योंकि विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की बात नहीं होती। विद्यालय की समस्याओं को प्रभावित समझना ये भी
और ये भी, तो राइट कौन सा हो जाएगा? बालकों अथवा विद्यार्थियों को क्या करना? समझना एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की निहितार्थ होती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है ये, ग्रेड फर्स्ट मैथ में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए भाई? एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। पहला ऑप्शन है। क्या एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए क्या भाई? कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए क्या जो शिक्षार्थियों की त्रुटियों को, भयंकर भूलों को भूल के रूप में लेना चाहिए और उसको है ना त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी करे? या एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए शिक्षार्थी की कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए? तीसरा ऑप्शन है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। चौथा है भाई, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। देखो एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक होता है, बिल्कुल। तो यहां देखिए, पहले यदि हम बात करें, शिक्षार्थी की त्रुटियों को भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी करना चाहिए, ऐसा शिक्षक को करना चाहिए क्या भाई? ऐसा शिक्षक को करना चाहिए क्या? देखो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो भयंकर रूप से प्रत्येक त्रुटि को गंभीर टिप्पणी करेगा तो शिक्षार्थी आगे चल करके क्या करेगा? क्योंकि व्यक्ति त्रुटियों से सीखता है, गलती करके ही तो सीखता है ना। दूसरा देखिए, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, यानी गलती कीजिए, बचने की जरूरत नहीं है, गलती करेंगे तो सीखेंगे, क्योंकि जो गलतियां होती हैं गलतियों से इंसान सीखता है। तो ये वाले भी ठीक नहीं हो सकता। हाँ, ये तीसरा देखिए, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करे, यानी जब अपने विचार प्रकट कर रहा है किसी क्वेश्चंस के माध्यम से, तो वो क्वेश्चंस के माध्यम विचार प्रकट करना, आंसर दे रहा है, उसका विचार प्रकट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ठीक करना नहीं चाहिए, पहले उसको विचार प्रकट कर लेना चाहिए, करवा देना चाहिए। विचार पूरे प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद भी उन विचारों के बारे में चर्चाएं करनी चाहिए। तो यहां तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब शिक्षार्थी विचार संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए, बल्कि बीच बीच में टोक देंगे तो रुक जाएगा, अपने विचार पूरे प्रकट नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से यहां स्थिति में बन जाती है। तो यह आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 19वां क्वेश्चन है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित और शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है। किसके रूप में सहायताएं करती है भाई? बताइए। क्वेश्चन बार बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, और वही संदर्भ में है। जल्दी से कमेंट्स करके और डालिए, बताइए कौन सा होगा इसके अंतर्गत भाई? हाँ बिल्कुल, देखो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है विकास की विशेषताओं को समझने में। पहली बात, यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा विकास की विशेषताओं को समझने में सहायता करती है, बिल्कुल सही करती है। वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने में, बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में भी करती है भाई। बालकों की समस्याओं को समझने में, बिल्कुल बालकों की समस्याओं को समझने में करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सही उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है, सभी के लिए करती है, विकास की विशेषताओं को समझने में, वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में। तो चौथा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में, अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? शिक्षण यानी अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने और विकसित करने के लिए भाई तरीका उपयुक्त नहीं है। इन चार तरीकों में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, यहां ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसकी क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। देखिए, पहला बात है अध्यापक के द्वारा शिक्षण विधियों की, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। 20वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, देखो इसके अंतर्गत क्या होगा। पहला है उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, कक्षा में पूर्ण नीरवता को बनाए रखना, नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना। तो यहां देखिए तरीका उपयुक्त नहीं है वो पूछ रहा है।
तो देखो पहला प्रश्न जो ये पहला ऑप्शन है उपयुक्त अध्यापन विधियों का उपयोग, तो ये तो उपयुक्त अध्यापन विधियों का उपयोग तो रुचि जागृत होगी भाई। बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों का ज्ञान को शिक्षण, ये भी होगा भाई इसके अंतर्गत, ये भी उपयुक्त है। नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना, यानी प्रस्तावना इत्यादि हम करते हैं जो जोड़ते हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कक्षा में पूर्ण नीरवता को बनाए रखना, नीरवता को बनाए रखना, ये वाला ठीक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यह निम्न में से उपयुक्त नहीं है, तो ये उपयुक्त नहीं है भाई। नेक्स्ट यदि हम चले अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है, बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के अंतर्गत यदि हम बात करें तो कौन सा नहीं है भाई, सहायक नहीं है पूछ रहा है भाई। इसमें अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, ये तो बिल्कुल निहितार्थ सहायक है भाई। व्यक्तिक विभिन्नता को पहचानने में, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का होता है भैया। कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में, अधिगम की अभिक्षमता को बढ़ाने में। तो निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ सहायक नहीं है, अधिगम की अभिक्षमता, यानी अधिगम की अभिक्षमता को बढ़ाया नहीं जाता, ये व्यक्ति के अंतर्गत निहित होती है भाई। तो इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, अभिक्षमता को बढ़ाने में, 21वें क्वेश्चन के अंतर्गत। नेक्स्ट 22वें में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जल्दी बताइए भाई, इसमें कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कक्षा में प्रेरणा युक्त प्रेरित करने के लिए अध्यापकों के लिए निम्न में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इसके अंतर्गत कौन सा होगा भाई बताइए। तो यहां यदि हम देखते हैं कक्षा में प्रेरणा युक्त बनाने के लिए कौन सा नहीं करना चाहिए, यानी नहीं, देखो नहीं पूछ रहा है इसके अंतर्गत। कक्षा में प्रथम आने वाले बालकों को कमजोर बालकों की सहायता करने के अवसर देना। दूसरा ऑप्शन है भाई, कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना। कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना। कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो यानी यह देखिए, कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाना है, तो अध्यापक में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य इसके अंतर्गत नहीं करना चाहिए, वो जल्दी से बताइए भाई, कौन सा नहीं है। तो यहां देखिए, कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भाई। आपने देखा होगा एक पिक्चर है 3 इडियट, उस 3 इडियट पिक्चर में भी आपने देखा है कि वो जो मोटिवेशन देते हैं तो प्रथम वाले को आगे बैठा लेते हैं, जिसका विरोध करते हैं वहां पे वो लोग। तो यहाँ प्रथम वाले को प्रशंसा नहीं करके, तो यहाँ कौन सा नहीं करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई दूसरा, यानी कक्षा में जो प्रथम आ रहे हैं बालक उनकी प्रशंसा करें, कमजोरों को नहीं करें, उनको प्रेरित हो। बच्चा प्रेरित नहीं होता, वो अपने आप को सोच लेता है यार मैं ही कमजोर हूं, इस तरीके से ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलेगा। बल्कि नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत, शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। किस चीज का ध्यान रखना चाहिए भाई, सामाजिक वातावरण का, विषय एवं शिक्षार्थी दोनों ही, केवल शिक्षार्थी का, केवल विषय का। तो इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा भाई बताइए, सामाजिक वातावरण का, विषय और शिक्षार्थी दोनों ही, केवल शिक्षार्थी, केवल विषय। किसका ध्यान रखना चाहिए भाई, आवश्यक रूप से विषय और शिक्षार्थी दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए। जो विषय लिया है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक के साथ में उन सभी का उसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विषय एवं शिक्षार्थी दोनों का ही इसमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 24वां। ये आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भाई, जो भी रीट की परीक्षाएं दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, अध्यापक है, और इसके साथ ही यदि हम बात करें जो पुस्तकालय अध्यक्ष की जो परीक्षा है उनके लिए भी एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को निकालते हैं तो अपने पूरे विषय का एक समग्र अध्ययन कर पाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में नहीं है, देखो नहीं है पूछ रहा है, इस पे आप देखना
है या नहीं है। अगर आप है की तरफ चले गए, कहीं आपका दिमाग में थोड़ा सा रह गया तो आंसर गलत हो जाएगा। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। यह अध्यापकों की शिक्षार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। यह शिक्षक को स्वयं को समझने में मदद करता है। यहां पूछ रहा है कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है, यानी महत्व के संदर्भ में सही नहीं है उसकी बात कर रहे हैं यहां पे। तो इसमें कौन सा होगा भाई, अब देखो, यानी शिक्षक की समस्याओं को दूर करने के प्रति मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। यह देखो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है ये तो। यह अध्यापकों की शिक्षार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है, बिल्कुल करता है भाई। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों और असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। यह शिक्षक को समझने में मदद करता है। देखो यहां 1, 2 और 4 ये तो सारे के सारे क्या है, मनोविज्ञान के महत्व को प्रकट करते हैं। परंतु ये वाला जो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है आप देखिए, इसको पढ़िए। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बिल्कुल गलत आंसर इसके अंतर्गत आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, यानी मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है, पाठचर्या केंद्रित बना दिया है, शिक्षक केंद्रित बना दिया है, बाल केंद्रित बना दिया है, या विषय केंद्रित बना दिया। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए पहले जो प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती है वो शिक्षक केंद्रित होती थी, बट अब मनोविज्ञान की स्थिति के आधार पे क्या हो गया है, ये बाल केंद्रित। कौन सा हो गया है भाई, बाल केंद्रित। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। ये देखो प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, आगामी परीक्षाओं में भी आ सकता है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है, बाल केंद्रित बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, देखो वही चीज आ गई है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। देखो ये प्रश्न वापस देखो, इसमें भी आया हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र, बालक, शिक्षक, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, कौन सा है भाई केंद्र। तो इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, कौन सा होगा भाई इसमें, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र तो बालक ही है, सेंटर में बालक ही वो रखते हैं, बाकी इसको नहीं होता। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, बालक। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है, बालक है। कौन है, बालक। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, मुख्य केंद्र बिंदु होता है, बोलिए कौन होगा, अध्यापक एक अनुदेशन के रूप में, अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में, शिक्षण विधि एक व्यूह रचना के रूप में, प्रस्तुति एक वातावरण के रूप में। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु यहां पे क्या रहेगा, मुख्य केंद्र बिंदु क्या होगा भाई बताइए। देखे अब देखो, अध्यापक एक अनुदेशन, अनुदेशन जानते हो आप, दो चीजें होती हैं भाई, एक तो होता है शिक्षण, एक होता है अनुदेशन। अब अनुदेशन क्या होता है, शिक्षण क्या होता है। देखो शिक्षण जो होता है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षण है, इसके अंतर्गत ये ट्रायंगल के अंतर्गत होता है, यहाँ शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम रहता है, यानी तीनों चीजें चलती रहती हैं यहाँ पे। जबकि अनुदेशन के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक एक मशीन के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान मशीन के रूप में नहीं बनाता है इसके अंतर्गत, तो ये केंद्र बिंदु में नहीं आएगा। दूसरा देखिए, इसके अंतर्गत अधिगम करता है एक व्यक्ति के रूप में, शिक्षण विधि एक व्यूह रचना के रूप में, प्रस्तुति एक वातावरण के रूप में। बताइए देखिए कौन सा इसके अंतर्गत राइट आंसर होगा, बोलिए। देखिए अब यहां देखिए, अधिगम करता जो शिक्षार्थी है, छात्र है, वो एक व्यक्तिक रूप के अंतर्गत होता है। तो यहाँ मुख्य केंद्र बिंदु ये होगा। शिक्षण विधि एक व्यूह रचना के रूप में नहीं होती, ये नहीं होती। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का आंसर अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में होता है। नेक्स्ट देखो, शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना है। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित होने से या केंद्रित से होना है। बताइए क्या होगा इसके अंतर्गत, यदि इसके अंतर्गत देखें तो, यानी मुख्य परिवर्तन शिक्षक के केंद्रित से होना है,
छात्र केंद्रित, अभिभावक केंद्रित, कौन सा होगा भाई? प्रबंधन केंद्रित, उपयुक्त सभी। यानी शिक्षा के मुख्य परिवर्तन जो है, मुख्य परिवर्तन किसके हुआ है? यहां सबसे पहला आंसर आ जाएगा इसमें छात्र केंद्रित, यानी छात्र केंद्रित होता है पूरा संपूर्ण कार्य। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन से भाई, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, बोलो देखिए जल्दी सी, कौन सा होगा इसमें? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायता होना। बताइए भाई जल्दी से इसके अंतर्गत कौन सा आंसर हो जाएगा इसके अंदर? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान क्या है भाई? महत्वपूर्ण योगदान है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को जानने में सहायक होना। नेक्स्ट देखिए, और अंतिम क्वेश्चन इस श्रृंखला का, यानी इसके यदि हम बात करें तो जो 30 क्वेश्चंस लेते हैं हम, उसमें से अंतिम क्वेश्चन जो आपके आज हम चर्चा कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है भाई इसके अंतर्गत। 4 जो कथन दिए हुए हैं उनमें कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता तथा सीमाओं से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत एवं नियमों को स्थापित करता है। और चौथा है, शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बतलाता। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? पढ़िए इसको एक बार, देखिए, देखो आराम से। पहला क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता तथा सीमाओं से परिचित करता है। क्या ये सही बात है क्या भाई? बिल्कुल, यहां पूछ रहा है नहीं है। बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान करता है ये। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल कक्षा तक नहीं होती है, बाहर भी है। संपूर्ण व्यवहार का ज्ञान अध्ययन करते हैं। तीसरा देखिए, को स्थापित करता है। बिल्कुल करता है भाई, तीनों कार्य कर रहा है शिक्षा मनोविज्ञान, ये सही बात रहे इनमें। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बतलाता, जबकि वो बतलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों को नहीं बतलाता, क्योंकि सही नहीं है, ये बात सही नहीं है भाई यार। बाकी तीनों बातें शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है। तो हमने अभी आज ये 30 क्वेश्चन हमने देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आज तक परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसी प्रकार से 1 या 2 क्लासें और होंगी अपनी, फिर अपन पूरा बिंदुवार विषयवार इस टॉपिक को समझेंगे। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसके अपनी क्लास डालेंगे उसको भी। तो जल्दी से आपको क्वेश्चंस किस तरीके के लगे, बिल्कुल आप अपने इसको शेयर और अपने मित्रों को भी बताएं। और धन्यवाद आपको बहुत बहुत।